बहुत बड़ी बड़ी और अहम खबरों से पहले एक अहम ट्वीट सामने आया। जब अहम ट्वीट सामने आया तो लोगों की निगाहें उस तरफ जाने लगी और ट्वीट था एमक्यूएम लंदन के राब्ता कमेटी के सरबराह मुस्तफा अजीजाबादी का। मुस्तफा अजीजाबादी कहते हैं कि कोयटा होटलों में मत बैठिए, वहां पर आपकी जान को खतरा है, या कोयटा होटल का बायकॉट किया जाए। लेकिन असल खबर क्या थी और कहां से शुरू हुई, यह बहुत ही ज्यादा अहम बात और अहम नुक्ता है। खबर शुरू होती है सिंध के एक अहम महकमे की तरफ से, यानी सिंध फूड अथॉरिटी की तरफ से। सिंध फूड अथॉरिटी एक ऐसा फूड अथॉरिटी का डिपार्टमेंट है कि जिसे सिर्फ शायद अमूमन इसके बारे में यही सुना जाता है कि कभी ये किसी एक दूध वाले के पास से पैसे वसूल करते हैं, कभी कहां से करते हैं, कभी कहां से करते हैं। लेकिन अलबत्ता सिंध फूड अथॉरिटी का एक बड़ा अहम काम सामने आया है, और बड़ा अहम काम सामने यहां से आया है कि सिंध फूड अथॉरिटी ने कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ चाय के होटलों का में सैंपल्स कलेक्ट किए। जब उन्होंने मुख्तलिफ चाय के होटल से सैंपल्स कलेक्ट किए तो उसमें दूध और चाय की पत्ती को लिया गया। जब दूध और चाय की पत्ती को लिया गया तो हैरत अंगेज तौर पर 99% इन तमाम के तमाम होटलों के अंदर जो चाय की पत्ती इस्तेमाल हो रही है वो केमिकल और कलर से भरपूर है, और दूसरी तरफ जो दूध भी इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें तमाम के तमाम केमिकल्स मौजूद है। सिंध फूड अथॉरिटी की ये रिपोर्ट सबसे पहले डॉन अखबार ने शाया की और उसके बाद सब जगह ये चलना शुरू हुई और उसी को कोट किया था खास तौर पर मुस्तफा अजीजाबादी साहब ने। उसके बाद एक बहस शुरू हो गई कि क्या ये एमक्यूएम फिर से ये कोयटा होटल्स के बायकॉट की बात कर रही है, क्या पश्तूनों पे बात हो रही है। ऐसा मामला नहीं है। मामला असल में सिर्फ और सिर्फ ये सिंध फूड अथॉरिटी का है। सिंध फूड अथॉरिटी को चाहिए तो ये था कि उन 100 के 100 जिन जगहों से इन्होंने सैंपल्स कलेक्ट किए उन सब के ऊपर एक ऐसी सील लगाकर एक बड़ा बैनर लगाया जाता कि यहां पर जो चाय सप्लाई की जाती है उसमें चाय सप्लाई की जाती थी उसमें केमिकल्स इन्वॉल्व थे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? उनसे सैंपल्स तो लिए गए लेकिन उन सैंपल्स के बाद उन पर ना कोई जुर्माना, ना कोई सजा, ना कोई चीजें इस तरह की सामने आई। भाई एक इबरत का निशान बनाना चाहिए था ना किसी को कि इन जितने भी होटल्स पर जो लोग भी चाय पीते हैं उनकी जिंदगी से खेला जा रहा है। आपको मालूम है कि जो होटल्स पे चाय पीते हैं उनके जो तवातुर के साथ सिर्फ यही चाय इस्तेमाल करते हैं उनमें सबसे बड़ा मसला कैंसर का है। ये कैंसर उनके साथ साथ जहां हो रहा है वो कैंसर उनको मैदे का कैंसर उसमें एक वाजे तौर पर सामने आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी इन तमाम लोगों को बंद नहीं किया जाता है। और क्यों नहीं बंद किया जाता है? इसकी बहुत सारी पॉलिटिकल रीजन है। अगर एमक्यूएम की तरफ से आपको याद है आफाक साहब ने एक बार स्टेटमेंट दिया था इस पे कि जनाब इन होटलों पर चाय ना पीजिए, आपकी जान और आपके वक्त का जिया है। तो उस पर एक बड़ा शोर मच गया था कि ये क्या बात हो गई, ये तो बड़ा जुल्म हो गया। लेकिन दर हकीकत असल में मामला यहां पर सेहत का है। और अगर ये होटल चाहे किसी के भी हो, अगर ये फूड अथॉरिटी के मुताबिक और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जाता, यकीनी तौर पर यह जहर सबके 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 जिस्मों में उतारा जा रहा है। और ये लोग कहते हैं बड़ी कड़क चाय है, बड़ी जबरदस्त चाय है, लेकिन 100 सैंपल्स 100 होटल्स एक में भी ठीक नहीं। ये तो बड़ा सवालिया निशान है। अब सोचना पाकिस्तान की आवाम को, कराची की आवाम को है, लेकिन उससे बढ़कर यह सोचना है सिंध फूड अथॉरिटी को और सिंध हुकूमत को, यहां पर डीसीज को, यहां पर एसीज को। मैंने देखा है कि ये एसी मुख्तलिफ जगहों पर जाकर मुख्तलिफ जगहों पर अपने पैसे पूरे कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ लोग यहां पर रिश्वत का बाजार गर्म होता है, इसलिए तो इन होटल्स पर सख्ती नहीं होती है। आप ये देखिए क्या हर गली में आपको एक ना एक होटल, हर सड़क पर आपको 10 होटल्स मिल जाएंगे। इनके साथ साथ ये काम उन तमाम फूड अथॉरिटीज को उन तमाम जगहों पर करना चाहिए जहां पर मुख्तलिफ और पकवान, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी जबान बोलने वालों से हो, किसी से भी हो, इस पर एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये कार्रवाई पॉसिबल ही नहीं होती है। खैर, इस खबर को आगे बढ़ाते हैं। आइए अगली खबर की तरफ चलते हैं और बहुत ही अहम खबर आपके सामने पेश करने वाला हूं। और वो बहुत अहम खबर ये है कि एक बार फिर बहू नाराज हो गई। अब मैं कहूंगा बहू, अगर मैं संजीदा गुफ्तगू कर रहा हूं आपके साथ। एमक्यूएम में इख्तलाफात मामूल की बात है और इसमें सबसे ज्यादा इख्तियार की बात है और ताकत की बात है। आपको याद होगा कि अक्टूबर नवंबर के अंदर आज से 6 महीने पहले मुस्तफा कमाल साहब ने बाकायदा शोर मचाना शुरू कर दिया था कि जनाब यहां तो इख्तियारात ही नहीं है, यहां तो इख्तियारात ही नहीं है, यहां तो इख्तियारात ही नहीं है, यहां इख्तियारात नहीं है। और उसके बाद उनको वजारत मिल गई। जब वजारत मिल गई तो खामोशी, सन्नाटा। लेकिन हमारे पास खबर कहां से आई? हमारे पास खबर यहां से आई मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, कि परसों सीओसी का एमक्यूएम का एक प्रोग्राम हुआ। जब ये प्रोग्राम हुआ तो उसमें जाहिर सी बात है एमक्यूएम की क़यादत मौजूद थी, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब मौजूद थे, लेकिन पीएसपी मौजूद नहीं थी। हमारे कान खड़े हुए, हमने फौरन जादूगरनी को दौड़ाया। जादूगरनी ने लाकर खबर ये दी, क्या खबर दी ये आगे बताता हूं। उसके बाद हो गई हमारी तबीयत खराब, हम रहे 1-2 दिन बीमार, हम प्रोग्राम कल नहीं कर सके, परसों नहीं कर सके। और जब प्रोग्राम नहीं कर सके तो तबीयत खराब थी तो हमने कहा चले कोई बात नहीं। लेकिन उसी दौरान गवर्नर हाउस में एमपीएस को बुलाया गया। जब गवर्नर हाउस में एमपीएस को बुलाया गया तो हमारे कान फिर खड़े हुए। अब इसकी भी खबर पूरी दूंगा आपको। जब एमपीएस को बुलाया गया तो वहां पर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, फारूक सत्तार साहब, गवर्नर साहब, लेकिन फिर वो पीएसपी नहीं। अब खबर तो बनती है ना। तबीयत खराब थी, हमने कहा चले छोड़े यार, आज का दिन छोड़े। आज कुछ जरा तबीयत बेहतर हुई तो हमने कहा चलिए जादूगरनियों को दौड़ाया। हुआ ये कि आपको याद है एक नोटिफिकेशन आया था नवंबर में जिसपे बाकायदा एमक्यूएम के मरकज बहादुराबाद में कुछ लोगों ने बड़ी ही गालियां तक दी थी गवर्नर सिंह को। याद आया आपको? याद आया? गो गवर्नर गो के नारे लगे थे। और उसके बाद की खबर आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगी कि उसके बाद एक मुजाहिरा हुआ था
बहादुराबाद के अंदर कि जिसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब के खिलाफ नारे लगाए हुए थे कि गद्दार वगैरह वगैरह, याद है आपको। और फिर कहा गया था कि इसकी तहकीकात होगी, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा था ये तो रात के वक्त आए, दिन के वक्त आए होते तो पता, याद है ना आपको सारी बात। मैं सारी बातें इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि इन सब का उसके साथ ताल्लुक है। ताल्लुक इस बात से कि उस वक्त एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था और वो नोटिफिकेशन रिजवान बाबर साहब के नाम से हुआ था और उसमें ये बात सामने आई थी कि एमक्यूएम में मुख्तलिफ ओहदे दिए गए हैं, जिसमें मुख्तलिफ तंजीमों में ओहदों में मुख्तलिफ कमेटियां बनाई गई हैं। याद है, ये नोटिफिकेशन आज तक मुअत्तल नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, मनसूख नहीं हुआ है। जब नहीं हुआ है तो जो इख्तलाफ बरकरार था, जिस पर गवर्नर के खिलाफ नारे लगे थे, वो जिंदा है। जिस पर यह गुफ्तगू हुई थी कि मुस्तफ़ा कमाल साहब के खिलाफ मुजाहिरा हुआ था, वो जिंदा है। वो नारा है ना, जिंदा है महाजे जिंदा, इस तरह इख्तलाफ जिंदा है, इख्तलाफ जिंदा है, जिंदा है इख्तलाफ जिंदा है। मैं किसी वजह से बात कर रहा हूं, सब बात संजीदा है, संजीदगी से गौर कीजिएगा इस बात पर। हुआ ये कि अब आइए परसों वाली बात पर। इख्तलाफ जिंदा, वो वजारत मिलने का मामला था, वो हो गया, लेकिन अभी भी तो और इख्तियारात चाहिए। उसके मुताबिक जो तंजीमी कमेटी है उसके अंदर अनीस कायम खानी के साथ जो दो लोग और मौजूद हैं, उसमें एक नाम अमीनुल हक, एक फारूक सत्तार साहब, तो फिर मुकम्मल कंट्रोल नहीं। वजारत तो एक था ना, अब एक और चीज चाहिए। जादूगरनी ने इतला ये दी कि भाई उस वक्त जब सीओसी का इजलास हो रहा था उससे आधा घंटा पहले सब लोग वहां मौजूद थे और फिर यह कहा गया कि हम नहीं जाएंगे इस इजलास, और अपने लोगों को मना किया गया। सही है, ये हो गई खबर की तस्दीक बता रहा हूं मैं, बाकायदा 100% गारंटेड खबर दे रहा हूं मैं, इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं कर रहा। उसके बाद हुआ ये कि उसी नोटिफिकेशन को अगर आप याद करें तो उस नोटिफिकेशन में यह था कि जो एमपीएस एमएनएस की कमेटी है उसको कामरान टेसोरी साहब यानी गवर्नर साहब इसको देखा करेंगे। ठीक है, क्लियर है बात, सही है। तो उसी के मुताबिक एमपीएस का इजलास गवर्नर हाउस में बुलाया गया। सो वो जो नोटिफिकेशन है वो खत्म नहीं हुआ। अब जब गवर्नर हाउस में बुलाया गया तो 6 तारीख को, मैं आज प्रोग्राम कर रहा हूं 5 तारीख के, 6 तारीख को सेनेट का जिम्नी इलेक्शन है, उस पर भी अभी बात करूंगा मैं आगे चलकर। जिम्नी इलेक्शन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वक्कार मेहदी साहब हैं, इस तरफ से निघत मिर्जा साहब हैं, साहिबा है। अब हुआ ये कि गवर्नर हाउस में इजलास बुलाया गया, वहां पर भी मैं आपको शायद अजीब सा लग रहा होगा, मैं पीएसपी का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो इख्तलाफ है बेसिकली पीएसपी और एमक्यूएम कंट्रोल का है ना, तो उसको पीएसपी लफ्ज में इसलिए बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर लेता हूं ताकि वो आपको समझ में आए कि इख्तलाफ किस बुनियाद पर है। तो वो इख्तलाफ की बुनियाद पर वहां पर भी नहीं गए और गवर्नर साहब ने उसी नोटिफिकेशन के मुताबिक इजलास अपने यहां पर रखा, सही, एमपीएस का, और जिसमें तय हुआ कि जनाब ये जो 36 लोग हैं ये वहां पर वोट करेंगे, वोटिंग में पार्टिसिपेट जरूर करेंगे। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जाहिर उसकी अक्सरियत है तो वो सीट जीत सकती है, लेकिन इलेक्शन के प्रोसेस में जाया जाएगा। ये फैसला उस इजलास के अंदर हुआ, उधर भी मौजूद नहीं थे। तो ये इख्तलाफ फिर परवान चढ़ रहा है, खबरों की जीनत बन रहा है। अच्छा, खबरों की जीनत बन रहा है, अब उसमें मजीद अब किसको क्या इख्तियार चाहिए, एक वजारत तो मिल चुकी, अब तंजीमी होल्ड की बात, यानी कि पहले तो ये कहा जा सकता था ना कि एमक्यूएम की तरफ से एक वजीर था, पीएसपी की तरफ से एक वजीर नहीं था, तो अब जाहिर हर जगह पर शेयर हो गया, वहां पर भी, वहां पर भी, वहां पर भी, वहां पर भी। ये खबर सच्ची में दे रहा हूं आपको, मेरे पास खबर 2 दिन पहले से मौजूद थी, लेकिन क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं कुछ जरा सही नहीं था तो मैं उसको प्रोग्राम नहीं कर सका था मैं 2 दिन। एक खबर तो ये हो गई। आइए अगली खबर की तरफ। अब इसमें आगे क्या होता है, क्या पेशरफ्त होती है, किसको क्या इख्तियारात दिए जाते हैं, क्या मामलात होते हैं, ये इन फ्यूचर डिसाइड होगा, लेकिन फिलहाल सिचुएशन यहाँ पर आकर रुक गई है। अब आइए अगली खबर की तरफ। मैंने आपसे ये अर्ज की थी और मैंने आपको बहुत वाज़ेह तौर पर बताया था, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन मैंने कहा था कि तहरीक इंसाफ के लिए ये तीसरा फेज शुरू हो रहा है जिसमें उनके लिए मुश्किल घड़ी शुरू हो रही है। और ये मुश्किल घड़ी का ताल्लुक इस बात से है कि अब देखिए कि रावलपिंडी की अदालत ने 9 मई के केस के हवाले से 20 लोगों की न सिर्फ जमानत खत्म करके उनको सजा दे दी और उनको कहा कि आप जेल जाएं, 50-50 हज़ार रुपए के दिए। इससे क्योंकि कोई बड़ा नाम नहीं है, अभी उनके कारकुनान है, लेकिन मैंने आपसे कहा है कि ये जो महीने हैं जून, जुलाई और अगस्त, इन 3 महीनों में तहरीक इंसाफ के 9 मई के हवाले से बहुत सारे फैसले होंगे। अलबत्ता ये 26 नवंबर और जो दीगर केसेस हैं उसमें होगा, जैसे 26 नवंबर का भी केस था तो उसमें 161 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। उनकी आज सबकी जो है वो 24 तारीख तक इनसे कहा गया कि इनकी गिरफ्तारी ना की जाए। उसमें उमर अयूब गौर, बैरिस्टर गौहर, ये सारे नाम शामिल है, आज अदालत में भी पेश हुए थे, इनको रिलीफ मिलेगा। लेकिन जो 9 मई के वाकयात है उसमें सजाएं 3-4 महीनों के अंदर अंदर फाइनलाइज होगी और देन उसके बाद तहरीक इंसाफ का अगला फेज शुरू होगा कि जिसके अंदर मैं आपको बहुत वाज़ेह तौर पे बता रहा हूं, ये ज़हन में रखिएगा, जब सजाएं हो जाएंगी उसके बाद तहरीक इंसाफ मसलिहत, मफाहिमत और मुज़ाकरात के लिए उनके साथ रास्ते खुलेंगे। सब 5-4 महीने के बाद वो सब जो भी खुलना है वो उसके बाद खुलेगा। सजाएं ज़रूर होनी है, सजाएं ज़रूर होनी है, उसके बाद ये मामला आगे जाकर खुलेगा और उसके बाद ये मामला तय पाएगा कि उसके बाद की सूरत हाल कहाँ आकर रुकेगी। ये खबर दे रहा हूँ मैं आपको, ये मतलब आपको जो बात मैं आपसे हमेशा अर्ज करता हूँ कि जनाब मैं खबर पर बात करता हूँ, ये खबर किसी को उस पर एतराज़ हो सकता है, हो
को ये अपने ऊपर ही समझता हूं, लेकिन ये खबर है, इसका नतीजा ये निकलेगा, ये एक क्लियर कट बात है कि ये है, ये है, ये है। अब किसी को कोई चैलेंज कर सकता है तो कर ले, ये इतलात है हमारे पास, खबर है। अब आइए अगली खबर की तरफ। अगली खबर यह है कि आफाक अहमद साहब का जो मैंने आपको खबर दी थी कि चालान पेश किया गया है, और जिसकी मैंने आपको बताया था कि उस चालान में यह कहा गया कि इनकी एक ऑडियो मैसेज था कि जिसमें इनको उनकी दी गई वो ऑडियो मैसेज, बहरहाल अभी तक किसी को भी नहीं मिल सका है कि वो ऑडियो मैसेज क्या था, लेकिन वो ऑडियो मैसेज का उसमें जिक्र किया गया, 12 अफराद का चालान पेश किया गया, उसमें आफाक अहमद साहब का भी चालान पेश किया गया। नई पेशरफ्त यह है कि अब यह मुकदमा अगले इसी हफ्ते के अंदर सुना जाने वाला है, और इस हफ्ते में अब देखना यह है कि आफाक अहमद साहब अदालत जाएंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ उनकी मीडिया टॉक भी होगी, बहुत सारी गुफ्तगू भी होगी, बहुत सारी बातें भी होगी। तो अब एक बार फिर से आफाक अहमद साहब की कराची की सियासत में एक नया फेज स्टार्ट होने वाला है इस वीक से। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, ज़ाहिर है बहुत सारी खबर, बहुत सारी मालूमात आपको मैं देता हूँ कि क्या हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। उसके बाद आइए अगले पर। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने और अहले सुन्नत वल जमात ने एक बड़ा प्रोटेस्ट का लॉन्च किया गजा के हवाले से, और फिर देन उसके अंदर इंक्लूड उन्होंने किया साथ साथ भारत के हवाले से भी, और उसमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने वो किया। उसके साथ साथ अगर आप दूसरी तरफ देखिए तो मौलाना तारिक मसूद साहब मारूफ वीलॉगर्स हैं। अच्छा, मैं उनको वीलॉगर मारूफ कहता हूँ, मैं उनको आलिम दीन की उस कैटेगरी पे नहीं रखता, ठीक है, जहाँ पर वो हो, मैं उनको एक बड़ा मशहूर वीलॉगर कहता हूँ। अच्छा, वो मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, ज़ाहिर एक बहुत बड़ा नाम है जामिया अल रशीद का, ये पहुँचे वाघा बॉर्डर, और वहाँ पर इन्होंने मीडिया टॉक भी की। और जो मशहूर वीलॉगर है मौलाना तारिक मसूद साहब, मैं वीलॉगर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ तो किसी को अगर बुरा लगे तो अपनी जगह पर है, लेकिन मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ज़ाहिर है उनके साथ मौजूद एक बहुत बड़ा नाम है, जामिया अल रशीद का एक बहुत बड़ा नाम है। ये लोग वाघा बॉर्डर पहुँचे, और ये मैसेज बहुत क्लियर कट पाकिस्तान की तरफ से जा रहा है कि पाकिस्तान की जितनी मजहबी और सियासी जमातें वो इस वक्त पाकिस्तान के साथ नजर आ रही है, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती जो इस वक्त कर रही है तहरीक इंसाफ कर रही है। अब DGISPR की तरफ से एक ब्रीफिंग का इंतजाम किया गया था, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी क़यादत शामिल हुई। अच्छा, उनकी मरकजी क़यादत शामिल नहीं थी, उनकी सेकंड लीडरशिप मौजूद थी, यानी कि सेकंड लीडरशिप आप काउंट कर सकते हैं, नासिर हुसैन शाह साहब वगैरह जो दीगर सेकंड लीडरशिप है वो मौजूद थी। MKM की भी अब सेकंड लीडरशिप कहूँगा तो नाराज़ है, या फारूक सत्तार साहब थे, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब मौजूद नहीं थे, तो वो भी वहाँ पर मौजूद थी। अच्छा, इस तरीके से आप दीगर सियासी जमातें भी मौजूद थी। मेरा ख्याल ये था कि तहरीक इंसाफ को वहाँ शिरकत करनी चाहिए थी। अच्छा, तहरीक इंसाफ ने शिरकत नहीं की, तो उसके बाद ये हुआ कि भारतीय मीडिया ये चलाना शुरू हो गया इंडिया का कि देखिए इतनी अहम ब्रीफिंग हो रही थी और तहरीक इंसाफ ने अपना पलड़ा भारत की तरफ रख दिया। उन्होंने उस प्रेस ब्रीफिंग कह रहा हूं मैं, इन कैमरा सेशन का जो है वो बाइकआउट कर दिया। तो तहरीक इंसाफ को इस वक्त भारत बहुत ज्यादा चाह रहा है और बहुत ज्यादा चाह रहा है। अच्छा, ये जो एक और माजरत के साथ ये खबर मैंने पिछले दिनों भी इसको अवॉइड किया कि मैं शामिल ना करूं, लेकिन आपके बहुत ज़्यादा उस पर मुझसे सवाल बहुत सारे लोगों ने कहा। एक जो वीडियो लीक हुई जेल के अंदर की कि जनाब उसमें इमरान खान साहब के साथ कोई ज्यादती की जा रही है, ये फेक है और ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया है। तहरीक इंसाफ के ये और इंडियन चैनल्स ने इसको चलाना शुरू किया, AI से बनी हुई है, क्योंकि तहरीक इंसाफ को भारतीय मीडिया अपनी तरफ समझता है। अब वो किस हद तक समझता है, और तहरीक इंसाफ भी मुख्तलिफ मराहिल पर ये बात साबित कर रही है। तो अब वो हुआ ये कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान को उकसाने के लिए और तहरीक इंसाफ के कारकुनान को बताने के लिए भारतीय मीडिया ने ये वीडियो जारी की, ये AI से बनी हुई है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तब आप भी समझदार हैं, हम समझदार हैं, लेकिन उसको प्रोवोक करें। और तहरीक इंसाफ का देखिए इस खबर को भी, जब तहरीक इंसाफ ने उस इन कैमरा सेशन का बाइकॉट किया या उसमें नहीं गए, तो इंडियन मीडिया ने उसको सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया कि जनाब देखिए तहरीक इंसाफ ने पाक फौज की इस ब्रीफिंग का बाइकआउट करके इंडिया की सपोर्ट किया है। तो तहरीक इंसाफ को अपने आप को इंडिया के साथ वो जितनी ज़्यादा इंडिया उसको जोड़ने की जितनी ज़्यादा कोशिश करता रहेगा, तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल बताओगे।